गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। उम्मीद है दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए आज आपके सामने टॉपिक है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। तो दोस्तों आज हम आदर्शवाद की जो परिकल्पना है इसे बहुत एक्सप्लेन्ड वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आदर्शवाद है क्या, क्या यह कहना चाहता है, किसके द्वारा यह दिया गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यह टॉपिक आपका स्नातक स्तर पर और परास्नातक यूजी और पीजी दोनों लेवल पर पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा दिया गया आइडियलिज्म के बारे में आज हम बात करेंगे। पश्चिमी दार्शनिक विचारक के माध्यम से ये विकसित किए गई है विचारधारा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आदर्शवाद क्या है? तो सबसे पहले यही प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए कि आदर्शवाद आखिर है क्या। तो देखिए आदर्शवाद दार्शनिक विचारधाराओं में से एक प्राचीन विचारधारा है। क्या है? एक बहुत पहले की विचारधारा है जिसे सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने भी अपनाया था। देखिए प्लेटो और सुकरात पश्चिमी दार्शनिक विचारक हुए हैं, जिसने आपने पढ़ा होगा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में बताया कि उसका राजा कैसा होना चाहिए, राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। तो उन्होंने भी कहीं न कहीं इस वाली विचारधारा का जो अपने सिद्धांतों में पालन किया है। तो देखिए यह विचारधारा जो है ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है, मतलब पूरी तरीके से ये आध्यात्म पर डिपेंड है। क्या है? आइडियलिज्म जो है आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है और आइडियलिज्म आध्यात्म पर निर्भर करता है, उसी को सब कुछ मानता है और कहता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, मतलब ये फ्रेंड्स जो ये दुनिया है ना, इस दुनिया को केवल और केवल ईश्वर ने बनाया है। ये आइडियलिज्म जो विचारधारा है वह मानती है और कहती है कि वस्तु जगत जो है ना वो बेकार है। वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है कि मतलब आराधना, भक्ति यही सब कुछ है। जब ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए हम लोगों को और उनका गुणगान करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, यह ईश्वर को अंतिम सत्य तथा आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। जो आत्मा में विश्वास करे वही विचारधारा आदर्शवादी विचारधारा है। ईश्वर को अंतिम कैसे? कि संसार में सभी को एक दिन मृत्यु का जो वो है चखना है और सभी की मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए अंतिम कौन है? अंतिम ईश्वर है। इसीलिए यह ईश्वर को ही अंतिम सत्य मानती है यह विचारधारा, तथा आत्मा को ईश्वर का अंश इसलिए मानती है कि आदमी या व्यक्ति मृत्यु के पश्चात ईश्वर से जो है उसका पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म में के बाद कहीं न कहीं वह ईश्वर भक्ति में लीन होगा। तो ईश्वर का इसीलिए अंश इनको माना है, ठीक है। मनुष्य के अंतिम जीवन का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति से मतलब है कि अपनी ही अनुभूति। सभी का लक्ष्य तो लास्ट जो रहता है, लास्ट टारगेट तो आत्मानुभूति ही रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आदर्शवाद के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं कि आदर्शवाद किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सॉरी, हिंदी रूपांतरण नहीं, आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण कैसे है वो तुमको दिखाएंगे हम। तो देखिए ये दो बराबर शब्दों से मिलकर बना है। आइडियलिज्म को अगर हम तोड़ दें तो ये आप देख पा रहे हैं आइडिया प्लस इज्म, इसमें एल जो है वह आपका साइलेंट हो जाता है दोस्तों। तो आइडिया से मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब वाद, और दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो विचारवाद। अर्थात जो आइडियलिज्म है उसको हम विचारवाद की भी संज्ञा दे सकते हैं। ओके दोस्तों, वर्तमान समय में हम विचारवाद के स्थान पर आदर्शवाद का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि विचारवाद इतना प्रयोग में नहीं आता, लेकिन आदर्शवाद को हम विचारवाद के रूप में भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानेंगे ही, क्योंकि ये दर्शन में विश्वास करते हैं और ईश्वर को अंतिम सत्य तथा आत्मा को ईश्वर का ही अंश मानते हैं। आध्यात्मिक जगत की जो वस्तु है उनको श्रेष्ठ मानते हैं वस्तु जगत की अपेक्षा, और इनका कहना है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वह ईश्वर ने किया है। कि ब्रह्मांड की हर एक चीज जिसमें कण कण में हर एक में तो आत्मा है सबसे पहले, और उसका निर्माण जो है कहीं न कहीं किसके माध्यम से किया गया है? तो ईश्वर के भक्ति के द्वारा या ईश्वर के माध्यम से उसका जो है एक तरीके से फॉर्मेशन किया गया है, उत्पत्ति उसकी ईश्वर के द्वारा की गई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आदर्शवादी विचारधारा का जन्म यथार्थवाद सिद्धांत के विरोध में हुआ है। देखिए यथार्थवाद जो है ना, रियलिज्म, रियल मतलब वास्तविक, इज्म मतलब वाद, जो वास्तविकवाद है ना वो जो डिपेंड करता है आपका, निर्भर करता है कि जो हमारे सामने है ना उसमें विश्वास करता है।
पारलौकिक जो वस्तुएँ हैं ना, उन पर विश्वास नहीं करता, आध्यात्म जो है उस पर विश्वास नहीं करता है, वह जो आँखों के सामने है ना उस पे विश्वास करता है। सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट देखिए, ये मेरा ग्लास रखा हुआ है, राइट? ये मेरा चश्मा है। तो मान लीजिए कि ये चश्मा है ना, तो इसमें आध्यात्म विश्वास, जो रियलिज़्म है ये विश्वास करता है कि ये हमारे सामने है तो है। अदरवाइज़ अगर मैं बात करूँ पारलोक की, तो पारलोक में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि भौतिक जगत ही सत्य है। यथार्थवाद जो कहता है, थोड़ा-सा यथार्थवाद के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है, तभी आपको आदर्शवाद आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए अब आपको यथार्थवाद पता चल गया कि भौतिक जगत में विश्वास करता है, जो हमारी दृष्टि के समक्ष है, हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, वही सत्य है। ये क्या मानता है? यथार्थवाद। लेकिन वहीं आदर्शवाद का विचारधारा का जन्म इसी के विरोध में हुआ है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आदर्शवादी समाज जो है क्रमिक विकास में विश्वास रखते हैं। ये कहते हैं कि आदर्शवादी समाज जो होते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ है, ठीक है? क्रमिक मतलब क्रम से होता गया है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मनुष्य आ गया है। नो, क्या हुआ है? ग्रेजुअली, क्या इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इतिहास व दंड नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी पक्ष मानता है आदर्शवाद। ओके फ्रेंड्स, आदर्शवाद का जन्म 18वीं सदी में अमेरिका एवं फ्रेंच की क्रांतियों का परिणाम था। देखिए 1789 में आपने देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस की क्रांति, और 17वीं 18वीं सदी में ही वही अमेरिका की क्रांति हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो उन्हीं का कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो आइडियलिज्म निकल के आया है, आदर्शवाद। ओके, सन देखिए, जो ईयर 1795 में क्रोनर्ड्स, ठीक है, क्रोनडर्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्श राज्य का स्वरूप प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्रोनडर्स का, और ये देख लीजिए, ईयर को भी आप लोग याद कर लेंगे। 1795 ईस्वी में क्रोनर्स ने, और ये जो लाइन लिखी है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवाद स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यही पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवाद किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे 5 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। सबसे पहले, किसी भी विदेश नीति का संचालन करने हेतु कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। राष्ट्रीय हित मतलब नेशनल पर्सन, जो नेशनल उनके इंटरेस्ट हैं उनको ध्यान में रख के ही अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको रेगुलेट करता है। दैट मीन्स कि आप देखेंगे सोशल लेवल पर, इकोनॉमिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, मतलब सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, इन सभी मूल्यों को ध्यान में रख के कोई भी देश क्या करता है, अपने यहाँ जो भी होता है ना उसके रिलेशंस अदर कंट्रीज़ के साथ में उनको निर्धारित करते हैं। तो उसमें आदर्शवाद अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, तो उसके आधार पर देखने का प्रयास हम करेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए फ्रेंड्स, आदर्शवाद की कुछ अन्य परिभाषाएं पढ़ लेते हैं कुछ राइटर्स के अनुसार। देखिए, ये भी दार्शनिक जो विचारक हुए हैं। तो रॉस महोदय कहते हैं कि आदर्शवाद के अनेक रूप हैं। क्या हैं? अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह नहीं कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है। सॉरी, ये मानते हैं कि मन या आत्मा ही इस जगत का सब कुछ है, और मानसिक स्वरूप जो है सत्य है। ओके, आदर्शवाद की मान्यताएं, अब देखिए क्या क्या मान्यताएं करके हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का भाग करेंगे, और आप लोग तब तक सेकेंड वीडियो का वेट करेंगे। देखिए, आदर्शवाद की मान्यताएं क्या हैं। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को महत्वपूर्ण स्थान आदर्शवाद के अनुसार। देखिए, मैंने अभी बताया था, ये भौतिक जगत को नहीं मानता है बिल्कुल भी, आध्यात्मिक जगत को मानता है। तो आदर्शवाद भौतिक वस्तुओं या नहीं मानता उनको बिल्कुल भी, और कहता है भौतिक जगत जो है नाशवान है और अस्थायी है, स्थायी नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है। और आध्यात्मिक जगत सत्य, स्थायी, युवा, वास्तविक है। पहले तो सबसे पहले बोला सत्य है, स्थायी है मतलब कभी नष्ट ना होने वाला है, और वास्तविक है, रियल है। ब्रह्मांड एवं जो मस्तिष्क है, ब्रह्मांड मानव मस्तिष्क में कैसे निहित है, ये आदर्शवादी परिकल्पना मानती है। तो देखिए, आदर्शवाद मानता है कि जगत की आधारभूत बातें मानव आत्मा व मस्तिष्क में निहित हैं। इसी कारण यह भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देता। इनका मानना है कि मस्तिष्क में विचार पहले आता है और किसी वस्तु की कल्पना बाद में जन्म लेती है। विचार शाश्वत और परिवर्तनशील होते हैं। अब देखिए कैसे, एग्जाम्पल भी मैंने अपने पास से बहुत सर्च करके लिखा है आप लोगों के लिए।
देखिए, ब्रह्मांड आदर्शवाद को किस प्रकार मानता है? मान लीजिए कि जो हमारा पहले किसी वस्तु को हमें बनाने का मन है, तो पहले हमारे माइंड में विचार आएगा, ना कि डायरेक्ट उस वस्तु के बारे में बनाने की जो प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे मन में विचार आया, हमने एक कार को बनाना है, तो कार का विचार हमारे मन में आज आया, कल कार तो नष्ट हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाए तो नष्ट हो जाएगी, परंतु कार का विचार तो नष्ट नहीं हो सकता ना, फिर से हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, वो मानव का जो ह्यूमन का जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, उसमें कहीं न कहीं निहित है, ठीक है? नेक्स्ट, इस जगत में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, आदर्शवादी परिकल्पना या विचारधारा मानती है कि आदर्शवाद जो जगत है, इसमें जो है मनुष्य पहले तो सेंट्रल में है, सेंट्रल पॉइंट पे है, सेंट्रल भूमिका में है। और क्यों है? उसकी बुद्धि, तर्क व आध्यात्मिक गुण विद्वान होने के कारण ही सब कुछ को वह अपने वश में कर सकता है। तो दैट मीन्स कि देखिए, उसके अंदर विज़डम है, वह तर्क कर सकता है और कहीं न कहीं आध्यात्मिक जो क्वालिटीज़ हैं उनकी, उन पे डिपेंड है पूरे तरीके से। ओके? नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की प्रकृति में संश्लेषण। अब संश्लेषण किस प्रकार से? इसका अभिप्राय है कि मानव जीवन मानव जीवन तथा प्राकृतिक प्रक्रिया में कुछ समान उद्देश्य होते हैं। मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है एंड जो ह्यूमन लाइफ है, उनमें कुछ ना कुछ आपस में जो है नेचुरली रिलेशंस होते हैं, जिससे वह एक साथ चलती है। इसी कारण मानव व प्रकृति में सदैव समन्वय बना रहता है। देखिए, दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स। यही कारण है कि मनुष्य जो पृथ्वी के साथ अपना संतुलन स्थापित कर पा रहा है, दैट मीन्स समन्वय, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो मतलब प्रकृति की आवश्यकताओं से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करना और कुछ अपनी अपने द्वारा प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही कोऑर्डिनेशन है। और दोनों के लक्ष्य क्या है? प्राप्ति में एक साथ कार्य करने का जो एक मार्ग है ना, उस पे दोनों चल रहे हैं। तो दैट मीन्स मनुष्य की प्रकृति में एक तरीके से संश्लेषण हो रहा है और दोनों में कोऑर्डिनेशन स्थापित हो रहा है। ओके, आगे देखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और वीडियो वरना लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखते रहिए। तब तक स्मॉल ईयर सर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।